नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक ऐसी श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगामी वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा, चाहे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएँ होने वाली है। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट आदि तमाम ऐसी परीक्षाएँ होती हैं जिसमें जीएस में पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े तमाम प्रश्न आते हैं। प्रश्नों का जो स्ट्रक्चर होता है वो हर परीक्षाओं का अलग अलग होता है। उसको ध्यानगत रखते हुए हमने सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय जो वाद होते हैं उनको लिया है। वादों की इस श्रेणी में जो केसेस होते हैं, आज हम बात करेंगे आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से संबंधित जितने वाद हैं वो वाद क्या थे, उसका प्रभाव क्या पड़ा और उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, उससे प्रश्न हम लोगों के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे संविधान की यहाँ बात हो रही है। संविधान मतलब भारत के संविधान की बात हो रही है। तो भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा किसे कहते हैं? तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से संबंधित चार वाद हुए। पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वह बिहार राज्य, दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य और अंतिम मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का वाद हुआ। वाद क्यों होते हैं? जब दो प्रमुख संस्थाओं में टकराव होता है तो ये वाद का जन्म होता है। संसद और न्यायपालिका में टकराव ही वाद का जन्म का प्रमुख कारण है। तो जो हमारा पहला वाद है, तो वाद जानने से पहले हम जानते हैं कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत क्या है। तो हमारे संविधान के मूल या जिसे आधारभूत या बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं, से तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है? संविधान में निहित वह प्रावधान, ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे संविधान में राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। इन प्रावधानों को, जो मूल प्रावधान है, बेसिक प्रावधान है, आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, उसको कभी नहीं हटाया जा सकता है, चाहे संविधान का कोई भी संशोधन किया जाए उससे। अब इसी को आधार मानकर हमारे वाद चले आए। पहला जो हमारा वाद हुआ, इससे जुड़ा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ व बिहार राज्य 1951 में। यह वाद की जड़ क्या थी? 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसी को चैलेंज किया गया था। 1951 में जो संवैधानिक संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, उसी को चैलेंज किया गया था। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें क्या हुआ था, इन सारी बातों को देखते हैं। तो पहला जो हमारा वाद है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ व बिहार राज्य 1951 में हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमारे संसद के पास इतनी शक्ति है कि वो अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन की शक्ति। तो संसद के पास मौलिक अधिकारों सहित, अब मौलिक अधिकार, जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन आगे आते आते 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो 7वें प्रकार का मौलिक अधिकार था, जिसे संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसको हटा के, उसको संपत्ति के अधिकार को हटा के उसको एक विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ व बिहार राज्य 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। मतलब वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। तो उसी को ध्यानगत रखते हुए इनसे रिलेटेड जितने वाद हुए, 1951 वाले वाद को चैलेंज किया गया, उसके बाद 1967 वाले वाद को चैलेंज किया गया, 73 वाले वाद को चैलेंज किया गया, उसके बाद 80। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता है तो उसका प्रभाव होता है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ व बिहार राज्य 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। उसमें मौलिक अधिकार वाला जो भाग है उसमें भी संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो प्रमुख बिंदु इसमें प्रभाव इसका क्या पड़ा कि संसद की मौलिक अधिकारों पर जो संशोधन की शक्ति है उस पर बहस को बल मिला। अब इसमें प्रमुख बिंदु इसका क्या रहा? इसका प्रमुख बिंदु यह रहा कि इसने प्रथम संविधान संशोधन 1951 को इस आधार पर चुनौती दी कि यह संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है, अतः इसे अवैध घोषित किया जाए। जो यह हमारा वाद था वो क्यों दाखिल किया गया? यह वाद इसलिए दाखिल किया गया कि यह कह रहा है कि जो हमारा प्रथम संविधान संशोधन 1951 था वह हमारे संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है, अतः इसे अवैध घोषित किया जाए। यह वाद दाखिल हुआ तो इसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अर्थात मौलिक अधिकारों और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। आप जानते हैं संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। उसके बाद इस फैसले को चैलेंज किया गया अगले वाद में, गोकलनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 में, 16 साल बाद। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ व बिहार राज्य का जो वाद था 1951 वाला उसको उलट दिया और कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है। सीधे इस वाद को क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वाद को बदल दिया। किस वाद में? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में जो वाद हुआ था, और कहा कि संसद के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मौलिक अधिकारों को सीमित करे या समाप्त करे। जो 368 के तहत, 368 कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का हमारा अनुच्छेद है जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है। अब इसका प्रभाव ये आया कि संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को पारित कर निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संसद ने फिर क्या कर दिया? 24वां संविधान संशोधन। अब चूंकि न्यायालय के पास संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है, संविधान संशोधन या संविधान में कोई भी परिवर्तन करेगा तो कौन करेगा? हमारा संसद करेगा। तो संसद ने क्या किया कि ये जो मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाला था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको 24वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको बदल दिया गया, और बदलने के बाद यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अब यह चूंकि फैसला 11 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा किया गया था, जिसमें 6 इस पक्ष में थे। उन 11 न्यायाधीशों की पीठ में 6 न्यायाधीश इस पक्ष में थे कि संसद की जो यह शक्ति इस पुराने वाले, इसके पहले वाले 1951 वाले वाद में दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में जहां तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, उसको खारिज कर दिया था। और 5 लोगों ने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ व बिहार राज्य का जो मामला था उसका जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके पक्ष में थे। अब इस फैसले को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया 1973 में उसमें चैलेंज किया गया। तो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया। अब मामला जब उलझता हुआ देखकर संविधान ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो संविधान का कोई भी हिस्सा संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है। इसमें अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में अब न्यायपालिका ने थोड़ा नरम रुख अपनाते हुए फैसला किया कि जहां तक संविधान संशोधन की संसद की शक्ति के बारे में बात की जा रही है, मौलिक अधिकार में भी वो संशोधन कर सकता है और अन्य भागों में भी संशोधन कर सकता है, इससे वो परे नहीं है शक्ति। लेकिन उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मूल ढांचा है उसको केवल वो परिवर्तित नहीं कर सकती है संविधान संशोधन के द्वारा, न ही उसको निरस्त किया जा सकता है।
बात यही लिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया, बुनियादी ढांचे को परिभाषित कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान का कोई भी हिस्सा मौलिक अधिकार के अलावा चाहे कोई भी हिस्सा है वो संसद की संशोधन शक्ति से परे नहीं है। मतलब संसद की संशोधन की जो शक्ति है उसके परिधि में ही आता है कोई भी हिस्सा, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को संविधान संशोधन द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। ये बात रही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया था। अब उसका प्रभाव क्या पड़ा? अब इसका प्रभाव ये पड़ा कि न्यायपालिका ने जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बनाया था या बताया था उसे निरस्त करने के लिए संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित कर दिया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया और अनुच्छेद 368 में एक उपखंड, उसका खंड 4 को अंतर्निहित किया, उसमें जोड़ दिया गया और जिसमें यह कहा गया कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है उसको समाप्त करना था। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 का एक मूल उद्देश्य ही था कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायपालिका अपने ही निर्णयों को सीमित कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसको संशोधन कर सकती है। तो यह जब संसद ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को ही समाप्त कर दिया, कहा कि यह न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में रहेगा ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं होगा, मामला यही खत्म। तो खंड 4 को अंतःस्थापित किया जिसका उद्देश्य न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति थी उसको समाप्त करना था। इस खंड में अर्थात अनुच्छेद 368 के खंड 4 में यह अधिनियमित किया गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है तथा संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि हमने बात किया था कि जितने संविधान संशोधन हुए वह न्यायपालिका के अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में जाकर हुए हैं, चाहे वो हमारा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ बिहार राज्य हो या गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाला मामला हो, चाहे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला हो। इसी में केशवानंद भारती बनाम में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक है, संविधान में संशोधन की शक्ति मौलिक अधिकार हो चाहे कोई भी हिस्सा हो, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से परे तो नहीं है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसको समाप्त नहीं कर सकती है संसद के पास, अब ये भी शक्ति नहीं है। तो क्या कर दिया संसद, समझा कि न्यायपालिका तो हम पर शिकंजा कस रही है, तो उसको इस फैसले को निरस्त करने के लिए संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित करके जो संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद 368 है उसमें खंड 4 को अंतः स्थापित कर दिया। और यह इसलिए ही, जिसका उद्देश्य ही यह था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया जाएगा। जब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को ही समाप्त कर दिया जाएगा तो न्यायपालिका का नियंत्रण संसद से हट जाएगा। तो इस खंड में अधिनियमित किया गया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है और जो संसद संविधान संशोधन करेगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को ही समाप्त कर दिया गया तो संसद द्वारा जो संशोधन होंगे, संवैधानिक संशोधन, उसको कैसे चुनौती दिया सकता है, ये बात हो गई। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसके प्रमुख बिंदु क्या रहे? यह इस फैसले में जो 13 जजों की आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी उसमें जो निर्णय दिया गया था उसमें स्पष्ट किया गया है कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, हमारा संविधान सर्वोच्च है, अर्थात भारत का संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसके बाद यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 में वाद दाखिल हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं है। आपको हमने पहले ही बताया था कि जितने वाद है, संसद संविधान संशोधन की 1951 में कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने उसके विरोध में फैसला सुनाया, कोर्ट ने जो फैसला किया उसके बाद 24वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद ये हमारा केशवानंद भारती मामला हुआ, इसके खिलाफ संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित करके न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इस फैसले के बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला 1980 में आया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 का खंड 4
जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था 368 में, विधि सम्मत नहीं है। यह विधि सम्मत ही नहीं है क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए ही पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कुछ और नहीं था। न्यायिक पुनर्विलोकन जो न्यायपालिका की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि न्यायपालिका अपने ही दिए गए निर्णयों पर पुनः विचार करती है। अगर देखती है कि वह निर्णय आज के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है तो उसको समाप्त कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, उसकी सीमा को बढ़ा सकती है या उसको संकुचित भी कर सकती है। तो उसने कहा, न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है यह विधि सम्मत नहीं है क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को ही यह समाप्त कर दे रहा है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का जो हमारा सिद्धांत है वो संविधान का आधारभूत लक्षण है। और इस मामले में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा ही गया था कि संसद के पास सभी शक्ति तो है लेकिन ऐसी शक्ति नहीं है कि जो मूल अधिकार या हमारी मूल संरचना या आधारभूत संरचना को समाप्त करे या उनको कम करे या ख़त्म करे। तो यही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद 368 का खंड 4 विधि सम्मत नहीं है क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन को समाप्त करने के लिए लाया गया था, इसका उद्देश्य ही था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत संविधान का आधारभूत लक्षण है। अतः 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को नहीं बदल सकती है। अब बात कहाँ आ गई, यहाँ भी न्यायपालिका अपने आप को सर्वोच्च साबित कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि इसका प्रभाव यह हुआ कि इस वाद में, अर्थात मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके कुछ उपबंधों को असंवैधानिक किया। सभी को नहीं, कुछ को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को बुनियादी संरचना मानकर बुनियादी संरचना के सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को पुष्ट कर दिया। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है, प्रमुख बिंदु क्या है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किए गए बदलावों पर फैसला सुनाया गया और उन्हें आधारभूत संरचना का उल्लंघन करने वाला बताया गया था। और यह निर्णय मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 यह बताता है, इसने यह निर्णय ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है और कोई भी संस्था, चाहे वो संसद हो चाहे कोई भी हो, सर्वोच्च नहीं है। आज की इस कक्षा को ब्रीफ में देखते हैं। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है, बताया गया है कि कौन सर्वोच्च है। खैर, उसकी सर्वोच्चता के लिए कोई मानक निर्धारण नहीं है, लेकिन यह जो हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले, जिसमें आज हम बात किए आधारभूत संविधान के आधारभूत संरचना से जुड़े हुए मामले, उसमें हमने देखा कि क्यों ये इतने वाद, ढेर 4 वाद आए। पहला वाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ व बिहार राज्यवाद 1951 में आया। उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार 1967 में एक वाद आया। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में आया। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का मामला आया। इस सभी मामलों में हम देखते हैं कि जो संसद द्वारा संविधान संशोधन करके जो लागू किया गया उसको न्यायपालिका ने उलट दिया और उसी के आधार पर इतने मामले आए। शंकरी प्रसाद वाले मामले में अनुच्छेद 368 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद गोलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य वाला मामला था, इसमें कोर्ट ने अपने ही दिए गए निर्णय को उलटते हुए पलटते हुए कहा कि ठीक है, संसद के पास तो यह संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 368 के साथ, लेकिन वह मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने की शक्ति नहीं रखता है। उसके बाद इसी फैसले के विरोध में संसद ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। उसके बाद जब 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया, जिसमें यह कहा गया कि संसद के पास संविधान के मूल अधिकार है उसमें भी संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इसको पुनः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया, वाद दाखिल हुआ। इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि ठीक है, ये बात सही है कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत
मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है और अन्य जो संविधान के भाग हैं, हिस्से हैं, उसमें भी संशोधन कर सकती है, लेकिन वह मौलिक अधिकारों को और उसके मूल संरचना को सीमित नहीं कर सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। इसके खिलाफ में हमारा 42वां संविधान संशोधन संसद ने पास किया 1976 में, और इसने उसमें एक खंड अनुच्छेद 368 में खंड 4 को उपबंधित किया गया, जोड़ा गया, अधिनियमित किया गया, जो खंड इसका उद्देश्य ही था कि न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, और संसद को यह बताया गया कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो असीमित है, और संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब पुनः बात बन गई कि अब न्यायपालिका भी अपनी सर्वोच्चता को प्रस्तुत करेगा। तो फिर अगला मामला आ गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि जो अनुच्छेद 368 में खंड 4 को उपबंधित करके अधिनियमित किया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, संसद जो की है वो विधि सम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वह क्या है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, और इसमें यह निर्णय दिया, और यह इस निर्णय के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद। आपको यह कक्षा कैसी लगी? इसके बाद जितने भी, जैसे इसके बाद जो ऐसे निर्णय है, जैसे ये हमारा आधारभूत संरचना के सिद्धांत पर जितने वाद प्रस्तुत हुए हैं, ऐसे ही और जो प्रमुख निर्णय है जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उपयोगी हैं, उनको लेकर यह हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। आप अगर हमारे नए पाठक हैं, अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें, अपने मित्रों तक शेयर करें। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे हमारी जो वीडियोस आती रहेंगी वो आपके यहाँ पहले पहुँचेंगी। आप हमसे @इल्विन क्लासेस के माध्यम से फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने विचार, अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी हमारी टीम का कोई भी सदस्य आपको आपकी जिज्ञासाओं को पूरा करेगा, आपके प्रश्नों के सही उत्तर देगा जो हमारी कक्षा और विषयगत कक्षाओं से संबंधित होंगे। उसके लिए हमारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और कॉल का एक ही नंबर है 7081788388 पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मित्रों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।